नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। इसके अलावा पिछला कट ऑफ क्या गया था और एग्ज़ाम में कितना अटैम्प्ट करें जो हमारे लिए सही रहेगा। देखिए, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें यह है कि जो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन जो अभी अनाउंस किया गया है, ठीक है, वो क्या करेगा, मतलब किस तरीके से वो काम करेगा। तीसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी उससे आप किस तरीके से बच सकते हैं। देखिए, ऐसी वैकेंसी जो है बार बार नहीं आने वाली है, इसलिए आपको अपना 100% कैसे देना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे मैक्सिमम एग्जाम के टाइम करते हैं, उन गलतियों से कैसे बचना है वो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी जिनका एग्जाम 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम जो अभी फेज़ फर्स्ट अनाउंस हुआ था वो 17 अगस्त 2022 से लेकर के 25 अगस्त 2022 तक चलेगा, ठीक है। इसमें टोटल 3 जोन का अनाउंसमेंट हुआ था कि 3 जोन के इसमें पेपर लिए जाएंगे। दूसरा फेज़ जो है आपका वो 26 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक होगा। इसमें टोटल 5 जोन का अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें इलाहाबाद है, आपका जयपुर है, बिलासपुर है, कलकत्ता है और जबलपुर है। तो इन 5 जोन से जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं वो प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि देखिए 26 अगस्त से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। आइए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम बच्चों को मालूम है कि सिलेबस क्या है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूं। इसमें देखिए 25 नंबर का आपका मैथ्स है, 25 नंबर का जीएस है, जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें जनरल साइंस ने ही बहुत कमाल किया था। इसके बाद रीजनिंग का और आपका जीए और करंट अफेयर्स का टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा। देखिए, निगेटिव मार्किंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, 1/3 है। और ज़्यादा निगेटिव मार्किंग करेंगे अगर आप तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा उसमें भी अंतर पड़ जाएगा। देखिए, एग्जाम पास करने के बाद आपको पीईटी देना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें देखिए मेल के लिए देख लेते हैं तो 35 केजी का आपको वजन उठाना पड़ेगा, 100 मीटर तक आपको चलना पड़ेगा 2 मिनट के अंदर। इसके अलावा 1000 मीटर की एक रेस आपकी होगी जो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको पूरी करनी रहेगी। फीमेल का देख लेते हैं तो देखिए इसमें 20 केजी का वजन लेके आपको 100 मीटर चलना पड़ेगा 2 मिनट के अंदर। और रनिंग की बात कर लेते हैं तो 1000 मीटर की रेस होगी, 5 मिनट 40 सेकंड आपको टाइम मिलेगा। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब आइए हम बात करते हैं कि जो बच्चे अभी 17 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं उनको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 17 तारीख को जो बच्चे जा रहे हैं पेपर देने के लिए उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो सिग्नेचर है वो आपको देखना है कि आपने सिग्नेचर क्या लगाया था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेज में आपको सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको मालूम रहना चाहिए आपने कौन सा सिग्नेचर किया है। और अगर किसी भी स्टेज पर अगर आपका सिग्नेचर मैच नहीं हुआ तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 2 आईडी प्रूफ ले जाना है, ठीक है। पहली बार ऐसा मांगा गया है, 2 आईडी प्रूफ इसमें आपको ज़रूरी है ले जाना एडमिट कार्ड के साथ। और इसमें 2 आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप उनको ले जा सकते हैं। 2 आईडी प्रूफ मांगी गई है, ठीक है। एडमिट कार्ड में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं अभी ग्रुप डी का, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, देखिए आपको जितना आता है उतना ही आप अटेंड कीजिए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 64 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सिर्फ 64 ही अटेंड कीजिए, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 64 आ रहा है तो सिर्फ 64 अटेंड कीजिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको 64 आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा तो उसको 74 आ रहे होंगे या फिर 76 आ रहे होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं। अगर आप गलत करेंगे तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, वो जब अप्लाई होगा तो ये जो 64 है ये आपको 54 पे लेके आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से जो नॉर्मलाइजेशन मार्क आपको मिलेंगे वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कम ही मिलेंगे। अगर आपने 64 के 64 सही किए हैं तो आप सीधे 75 से ऊपर आपका नंबर चला जाएगा, एकदम कंफर्म है, ठीक है, जिस हिसाब से इससे पहले देखा गया है।
बस इस बार क्या हुआ है कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए इसका जो पेपर है ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, ठीक है। कुछ बच्चे अभी मेरे को कमेंट में गालियाँ भी देंगे। हार्ड में इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि नहीं आता है, बहुत बेसिक पूछा जाता है। अब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से जो क्वेश्चंस पूछे, देखिए जनरल साइंस का जो एक पूरा पोर्शन है 25 नंबर का, ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए जिनका बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, ठीक है, उनके लिए पेपर हार्ड लगेगा, ठीक है। लेकिन जिनका साइंस साइड का बैकग्राउंड है वो 25 में से 20 से 22 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो देखिए वो कितना आगे निकल जाएंगे आपसे। तो आप उसको हार्ड मानकर बैठेंगे तो, लेकिन वो हार्ड पेपर नहीं रहता है। हाँ लेकिन देखिए शिफ्ट वाइज इस बार कर दिया गया है। अगर आपके शिफ्ट में जो हाई स्कोरिंग बच्चा है वो अगर ज़्यादा नहीं पा रहा है तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। पेपर हार्ड नहीं आता मैं इसलिए कह रहा हूँ, रेलवे का आप पैटर्न देखिए, ठीक है। रेलवे का आप 2018 से पेपर दे रहे हो, ठीक है, 2-3 पेपर देने को मिला होगा आपको अगर आप लगातार फॉर्म भरे हैं रेलवे का। तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, जो मैथ्स और रीजनिंग है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का जो पैटर्न है वो तो सेम ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। जनरल अवेयरनेस की बात कर लूँ मैं, तो देखिए जनरल अवेयरनेस जो है वो करंट अफेयर्स पे बेस्ड आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो इस 20 में से आप कुछ नहीं तो 17 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने 6 से 8 महीने का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा हो। तो देखिए एग्ज़ाम लेने वाली जो कंपनी है वो TCS है, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता है। तो TCS का पैटर्न देखिए, वो जो भी एग्ज़ाम्स ले रही हैं, रेलवे का जो भी एग्ज़ाम्स ले रही हैं, पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं कर रही है TCS, ठीक है, सेम पैटर्न पे वो चल रहे हैं। इसमें मेन मैं बात कर रहा हूँ मैथ्स और रीजनिंग की, ठीक है। देखिए जनरल साइंस जिसकी मैंने अभी बात की थी आपको, ये 10th लेवल का रहेगा, ठीक है। 10th लेवल कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, मैक्सिमम लोग 10th तक साइंस पढ़े हुए हैं। बस यही है कि उसका रिपीटिशन नहीं हुआ है, बार बार आपने उसको पढ़ा नहीं है, इसलिए वो आपको हार्ड लगता है। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, हर एक पोर्शन को, ठीक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाइए। जो जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर ही लगा जाइए, बहुत अच्छा खासा आपको नॉलेज गेन हो जाएगा। देखिए जितना भी सिलेबस है वो सिलेबस जो है वो बहुत हार्ड सिलेबस नहीं है, वो आपके दायरे में है, ठीक है। आप चाहें तो उसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए कोई भी एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट रहते हैं। डिफ़िकल्ट इन द सेंस ये है मेरा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं 10 से 15 वाले, ये मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 10% ही ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे, 10 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 2 से 3% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मेरे को 90 क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो रहे हैं या 95 क्वेश्चन बहुत आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप 80 भी छू रहे हैं, ठीक है, छूने का मतलब मेरा मतलब ये है कि सही सही की बात हो रही है, ठीक है। ये नहीं कि आप 50 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और उसमें आपने प्लस कर दिए 30, तुक्का मार दिया ना जी। अगर ये पूरा का पूरा गलत हो गया तो सोचो 10 इसके भी चले जाएंगे, 40 पे आ जाओगे आप, कोई मतलब ही नहीं है फिर। 65 के ऊपर आपको चाहिए ही चाहिए नंबर, उसके नीचे का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आपको 65 के ऊपर लाना है, अगर आप 64 क्वेश्चन भी करेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब माइनस मार्क ही नहीं कर रहे हो, एक्यूरेसी 100% रखने की कोशिश कर रहे हो, तो देखो यार नॉर्मलाइजेशन में ये आसानी से बढ़ेगा 10 से 12। इससे पहले का पैटर्न आपने देख रखा है कि कितने कितने नंबर बढ़ते हैं लोगों के। देखिए जिस भी जोन का जो क्या बोलते हैं एग्ज़ाम है, ठीक है, वो थोड़ा अगर इजी हुआ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो मेरिट है वो थोड़ी सी हाई रहेगी। तो देखो इजी लायक आप अपने आप को बनाओ, मतलब पेपर देख के आप भी ऐसा बोलो कि हाँ पेपर थोड़ा सा ईजी था, ठीक है। गलतियाँ कम से कम कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से, ठीक है। मेरिट की बात कर लूँ तो देखिए कम से कम 65 और ज़्यादा से ज़्यादा 80, यही जाएगी मेरिट सारे जोन की, ठीक है। तो मैं इसी के रेंज में आपको कह रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। अगर 65 के ऊपर क्वेश्चंस आप आसानी से कर रहे हो, आपको आ रहा है, तो समझ लो आपका सिलेक्शन है, ठीक है। और इस बार तो वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 1 लाख के करीब है। इससे पहले जो 2018 में पेपर हुआ था वो 60-65 हज़ार के करीब वैकेंसी थी, तो उसमें भी ऐसे ही करीब कट ऑफ बने थे, ठीक है। देखिए निगेटिव मार्किंग से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने निगेटिव मार्किंग की तो फिर आपके लिए मेरिट में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन समझ में आता है, लेकिन अगर आप 10-10, 12-12 क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। 17 तारीख से जिनका पेपर है उनके लिए तो टाइम ना के बराबर है,
लेकिन देखिए जिन बच्चों का सेकंड फेज़ में है या फिर उसके बाद आने वाले फेजेस में है, उनके लिए भी टाइम है, ठीक है। वो हर एक टॉपिक को अभी भी चाहें तो टच कर सकते हैं, चारों सब्जेक्ट के, ठीक है। 4 क्या, मतलब मैं 3 आपको बताऊंगा। 3 सब्जेक्ट के हर उन टॉपिक्स को आप एक पेज पे लिखिए, ठीक है। जो टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं या फिर आपको कन्फ्यूज़न है, उन टॉपिक्स को लिखिए और फिर उनको एक लाइन से उनको पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स का कोई और छोर नहीं होता है, ठीक है। आजकल के करंट अफेयर्स कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी बहुत डीपली भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स उठाना है और उसको थोड़ा डीपली पढ़ना है। कहने का मतलब है, अगर किसी देश के कोई राष्ट्रपति चेंज हुए हैं या उपराष्ट्रपति चेंज हुए हैं, कुछ भी चेंज हुआ है, तो उस देश के बारे में सब कुछ पढ़िए। कहने मतलब उसकी राजधानी क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ की मुद्रा क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं परसेंटाइल स्कोर का, ठीक है। इस बार थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। इस बार आपको परसेंटाइल स्कोर दिया जाएगा, मतलब जो आपका रॉ मार्क आएगा उसको परसेंटाइल स्कोर में चेंज किया जाएगा। इससे फ़ायदा आपको क्या है कि इसमें हर शिफ्ट का अलग से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, पूरे दिन में जितने भी शिफ्ट होते थे उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता था, लेकिन अब हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा परसेंटाइल स्कोर के माध्यम से। देखिए इसको कैसे किया जाएगा, अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर या उससे कम के स्कोर के साथ शिफ्ट में उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की संख्या अपॉन शिफ्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या गुणे 100, ठीक है। इस बेसिस पे आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा कि आपका परसेंटाइल कितना है, 100 है, 90 है, 95 है, कितना है। 100 उस बच्चे को दिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा स्कोर गेन किया है, ठीक है। और इस हिसाब से परसेंटाइल के हिसाब से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, ना कि नंबर के हिसाब से, ठीक है। परसेंटाइल के हिसाब से आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। और ये परसेंटाइल जो काउंटिंग है वो पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक है, ठीक है। अब आइए इस नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से पढ़ लिया जाए। परसेंटाइल स्कोर उन सभी के सापेक्ष प्रदर्शन पर आधारित स्कोर है जो परीक्षा में शामिल होते हैं। परीक्षार्थियों की प्रत्येक शिफ्ट के लिए, देखिए यहाँ लिखा है प्रत्येक शिफ्ट के लिए प्राप्त अंकों को 100 से 0 के पैमाने में बदला जाएगा, ठीक है। देखिए परसेंटाइल स्कोर प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 नंबर में से 90 पाते हो, ठीक है, तो इस 100 का ये 90 का मतलब प्रतिशत नहीं निकाला जाएगा। इस 100 में आपका 90 है, उसका परसेंटेज नहीं निकाला जाएगा। ये 90 अगर पूरे शिफ्ट में हाईएस्ट है तो इसको मान लिया जाएगा कि ये 100% है, ठीक है। देखिए परसेंटाइल स्कोर उन सभी अभ्यर्थियों के प्रतिशत को इंगित करता है जिन्होंने उस परीक्षा में उस विशेष परसेंटाइल के बराबर या उससे कम प्राप्त किए हैं। इसलिए प्रत्येक शिफ्ट के टॉपर को 100 का समान प्रतिशत मिलेगा जो वांछनीय है। उच्चतम और निम्नतम अंकों के बीच प्राप्त अंकों को भी उपयुक्त प्रतिशत में बदल दिया जाता है, ठीक है। मतलब फाइनली जो आपका स्कोर दिखाया जाएगा वो परसेंटेज बेस्ड पे रहेगा। परसेंटाइल स्कोर परीक्षा के लिए सामान्यकृत स्कोर होगा अभ्यर्थी के रॉ स्कोर के बजाय, ठीक है। आपके रॉ स्कोर को चेंज कर दिया जाएगा परसेंटाइल स्कोर में और इसका उपयोग मेरिट सूची तैयार करने के लिए किया जाएगा। अब देखिए मेरिट सूची के लिए आपके नंबर के हिसाब से नहीं होगा, इस नंबर का जो परसेंटाइल निकल के आएगा पूरे स्टूडेंटों में उसके हिसाब से होगा। जैसे आप अभी देखे होंगे यूपी पीईटी का जो अभी रिजल्ट पिछले साल किया गया था वो परसेंटाइल बेसिस पे था, ठीक है। सेम कुछ उसी तरीके से ये किया जाएगा और इसको निकालने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दिया हुआ है जिसको मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ। अब देखिए जो आपको ये परसेंटाइल स्कोर मिलेगा उसको बोला क्या जाएगा, उसको बोला जाएगा आरआरसी स्कोर, ठीक है। इसका नाम रखा गया है आरआरसी स्कोर बोला जाएगा। देखिए दिया हुआ है परसेंटाइल स्कोर की जो गणना है वो 5 दशमलव स्थानों तक की जाएगी, ठीक है। अगर मान लो किसी का 72.23562 तक यहाँ तक गणना की जाएगी ताकि ऊपर से नीचे बच्चों का जो क्रम है वो सही से तरीके से निर्धारित हो सके। और अगर मान लीजिए किसी का परसेंटाइल सेम है तो उसमें एज देखा जाएगा, ठीक है। जिसका एज सबसे ज़्यादा होगा उसको वरीयता मिलेगी। अगर एज में भी समानता पाई जाती है तो उसमें क्रमानुसार देखा जाएगा, जैसे कि ए से लेकर जेड तक के उनके नाम के हिसाब से देखा जाएगा। देखिए इसमें 8वें पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिख दी गई है कि इस फॉर्मूले को संशोधित करने का जो अधिकार है वो सुरक्षित रहेगा रेलवे के पास। मतलब किसी भी स्तर पर इस फॉर्मूले को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको
ये मान के चलना है कि सब अधिकार रेलवे के पास है, आपको सिर्फ नंबर लाने हैं। नंबर जितना ज़्यादा आप लाएंगे आप उतना ही सुरक्षित रहेंगे। देखिए ऐसी वैकेंसी पहली बार है, ठीक है, 1 लाख से ऊपर की ये वैकेंसी है। इससे पहले आपने देखा था 60,000 के करीब की वैकेंसी थी, जो इस बार 1 लाख के करीब है। तो देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी है। आप अगर मेहनत करें 70 से लेकर के 80 के बीच में, 75 से 80 के बीच में अगर आप लाने में सफल रहते हैं, ठीक है, रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर लाने में आप सक्सेस होते हैं तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन 100% है। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से बच सकें, ठीक है। जो बच्चे 17 तारीख को मतलब कल जा रहे हैं पेपर देने के लिए, उनके लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, वही क्वेश्चंस टच कीजिएगा जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, उसके अलावा फालतू क्वेश्चंस बिल्कुल मत टच कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।